Good morning students. In today's video, we will continue our previous topic, that is fundamental analysis. For this topic, you may refer the book of Dr. R.P. Rustagi. फंडामेंटल एनालिसिस के अंडर हम EIC फ्रेमवर्क स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले दो एलिमेंट्स दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका थर्ड एलिमेंट दैट इज कंपनी एनालिसिस डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इकोनॉमिक एनालिसिस का इम्पैक्ट हमने देखा इंडस्ट्री पे, और इंडस्ट्री एनालिसिस का इम्पैक्ट एज वेल एज इकोनॉमिक एनालिसिस का इम्पैक्ट हम देखते हैं कंपनीज पे, क्योंकि दीज आर अल्टीमेटली द कंपनीज इन विच द इन्वेस्टर इज गोइंग टू इन्वेस्ट। कंपनी की सिक्योरिटीज़ होंगी जिसमें इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है, इसीलिए इन्वेस्टर इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस का इम्पैक्ट देखता है कंपनी पे क्या होगा। इसमें इन्वेस्टर स्टडी करता है द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म एंड द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री चेंजेस, यानी कि इकोनॉमी और इंडस्ट्री में जो जो चेंजेस आएंगे उसका कंपनी की रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, कंपनी एनालिसिस में स्टडी किया जाता है। The main objective of company analysis is to identify better performing companies in an industry. How well the companies are performing right now and what are the prospects of the shortlisted company from the industry. जैसा कि हमने इंडस्ट्री के मीनिंग में पढ़ा था कि इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, इसमें से भी इन्वेस्टर कुछ कंपनीज को सिलेक्ट करता है जिसमें उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड ऑफ कोर्स हर इन्वेस्टर प्रेफर करेगा ऐसी कंपनीज को जो कि बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज हैं इन रिलेशन टू अदर्स। तो कंपनी एनालिसिस हमें हेल्प करती है फाइंड आउट करने में कि कौन सी कंपनीज बेटर परफॉर्मिंग है। साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा इकोनॉमी और इंडस्ट्री में आने वाले चेंजेस का कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये कंपनी एनालिसिस में स्टडी किया जाता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपनी एनालिसिस। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस बोर्ड पे डिस्कस किया, दैट इज to find the better performing companies is the company analysis, and for doing so a multi-step process is followed that includes number 1 analysis of management. The investor makes the analysis of management of the company to judge its trustworthiness and efficiency to face the unfavorable situations. Next, the investor makes analysis of financial performance of the company in order to forecast future expected earning capacity of the business, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न पॉसिबली मिल सकता है। थर्ड स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म विजन एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती हैं। Next step is analysis of key success factors of industry in general and for the firm in particular. So, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में कहा कि इन्वेस्टर कंपनी एनालिसिस की हेल्प से बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज को फाइंड आउट कर रहा है, इसके लिए वो मैनेजमेंट का एनालिसिस करता है कि मैनेजमेंट का सिचुएशंस को हैंडल करने का सिस्टम क्या है,
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी क्या है, लॉन्ग टर्म विजन एंड स्ट्रेटजीज क्या है जिससे कंपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और रिसोर्सेज को मेंटेन कर सकती है, एज वेल एज की सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। So on the basis of discussions held so far, we can say that company analysis helps in, first of all, to analyze the expected earnings of the company, which is shown by various variables like sales, profit margin, tax rate, debt proportion, etc. Second, to find out the fair value of the share. जब हम अर्निंग्स को फ्यूचर ग्रोथ रेट के साथ स्टडी करते हैं तो इससे हमें फेयर वैल्यू पता चलती है। तो बेसिकली जब इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है और वो कंपनी एनालिसिस कर रहा है तो उसका पर्पस है दो। फर्स्ट इज फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी के से मिलने वाले रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती है, एंड सेकेंडली टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, जिससे इन्वेस्टर को ये पता चलता है कि कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। नाउ वी विल टेक दीज टू वन बाय वन। इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए टू एनालाइज एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो भी हमारे सोर्सेज हैं उसको एनालिसिस करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, एंड फाइनली वी विल सी कि किस तरीके से एक्सपेक्टेड अर्निंग को एनालाइज किया जाता है। So the first part we will see in this the sources of information, that is to say कि हमें expected earnings को analyze करने के लिए क्या information कहाँ से मिलेगी। The foremost source is the annual financial statements of the company, which comprises first the balance sheet or the position statement, second, income statement or the profit and loss account, third, the cash flow statement or the statement of sources and uses of cash. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने +1 +2 से पढ़ रहे होंगे कि जो बैलेंस शीट है या पोजीशन स्टेटमेंट है ये हमें कंपनी की पोजीशन बताती है ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। Position for the assets, liabilities and shareholders fund of the company for a particular time period. ऐसे ही यदि इनकम स्टेटमेंट की हम बात करें तो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बारे में बताती है by various indicators like ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है या नेट प्रॉफिट क्या है। इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करें या जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश भी बोलते हैं, ये स्टेटमेंट हमें कंपनी के इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को बताती है कि हमें कैश कहाँ कहाँ से अवेलेबल होगा और उसके यूजेस क्या क्या हैं। इन तीनों ही स्टेटमेंट के साथ हमें पता चलता है दैट क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी की अर्निंग से रिलेटेड अवेलेबल है। इस कंटेक्स्ट में थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आप लोग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंपनी रिलेटेड परफॉर्मा भी डिस्कस कर सकते हैं। So these are the sources of information to analyze expected earnings of the company. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया कि इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसीडर्ड
मोस्ट ट्रस्टवर्दी मीन्स ऑफ कंपनी एनालिसिस। ऐसा इस वजह से क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, विच आर फ्रेम्ड बाय ICAI एंड आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. So that's why financial statements are being analyzed under the company analysis. With the help of analysis of financial statements, the investor may come to know about first the profitability of the company, कि कंपनी के different types of profits क्या हैं, liquidity of the company, कि कंपनी की assets की marketability क्या है, then solvency of the company, that is the debt paying capacity of the company क्या है, and similarly activity level of the company, that is to say कंपनी के पास at present क्या projects हैं और future expected returns उन पे क्या है. So financial statements are analyzed by the investor in order to collect these various information which helps the investor in knowing the expected earnings of the company. By analyzing the earnings of the company, the investor may arrive at the fair value, which is the second objective we were supposed to discuss. So for that purpose, the investor use various concepts like EBIT, earning before interest and tax, which may be calculated as sales minus variable cost minus fixed cost. And next PBT, that is profit before tax, that can be calculated as EBIT minus interest cost. And PAT, that is profit after tax, may be calculated as profit before tax minus tax. So these variables would be used in finding various ratios, which further helps in knowing the profitability of the company, analyzing the earnings of the company, and thus arriving at the fair value of the company. Further, the investor makes the analysis by the way of analyzing these various ratios. Like the investor studies the return on equity, which may be calculated as PAT, that is profit after tax minus preference dividend divided by equity shareholders fund into 100. और हम इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को नेटवर्थ से भी रिप्लेस कर सकते हैं. सेकेंड, अर्निंग्स पर शेयर. Earnings per share may be calculated as profit after tax minus preference dividend divided by number of equity shares. Similarly, dividend per share may be calculated, which is calculated as total profits distributed upon number of equity shares. Then next we have dividend payout ratio, which is nothing but the ratio of DPS over EPS calculated earlier multiplied by 100. Next we have price earning ratio, which may be calculated as market price per share divided by earning per share. It is popularly known as PE रेशो. ऐसी कंपनीज जिनकी PE रेशो हायर होती है वो हायर रिटर्न जनरेट नॉर्मली करती हैं, और जिनकी PE रेशो कम होती है दे जनरेट लेसर रिटर्न्स. नेक्स्ट वी हैव यील्ड, और यील्ड हम टू फॉर्म्स में स्टडी करते हैं. वन इज अर्निंग्स यील्ड एंड अनदर वन इज डिविडेंड्स यील्ड. Earnings yield may be calculated as EPS upon market price per share, which is reverse of price earning ratio. Then we may calculate dividends yield, which may be calculated as DPS upon market price per share.
So these are various ratios which are used by investor to analyze the company's position, to know the earnings potential of the company and fair value of the company. So in company analysis, we have discussed so far that what is the meaning of company analysis, what is the objective of company analysis, what process is followed for that, what are the earnings potential analysis and fair value analysis, what are the sources of information available for the same, how the financial statements are analyzed and what benefit the investor seeks from it, and how the investor may analyze various ratios in order to know the company's earnings at present as well as future prospects of the company. So with this we come to an end of company analysis as well as EIC framework under fundamental analysis, in which we have completed all the three elements: economic analysis, industry analysis and company analysis. Afterwards, we will discuss some of the pitfalls of fundamental analysis in our next video. Thank you.